तो चलिए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत हमारे चैनल पर। देखिए आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 11th हिंदी इलेक्टिव मॉडल सेट नंबर 2 की। देखिए आपका जो सेकंड टर्म का एग्जाम होने वाला है क्लास 11th का, इसका ये मॉडल पेपर है। और इससे पहले मैंने हिंदी का सेट 1 बना दिया है। अगर आप सभी ने हिंदी का सेट 1 नहीं देखा है तो चैनल में जाके देख सकते हैं, साथ ही में इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। ठीक है, देखिए ये मॉडल सेट नंबर दूसरा है और जितने भी यहाँ से प्रश्न होंगे सारा का सारा प्रश्न का उत्तर हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए पहला जो आपका क्वेश्चन है, हम सभी को पता है कि गद्यांश को पढ़ के देना है। ठीक है, तो आप सभी क्या कीजिए, फटाफट गद्यांश को पढ़ लीजिए, मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए पहला जो आपका गद्यांश में क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रदूषण की समस्या विज्ञान की देन है कैसे, वो आपको बताना है। ठीक है, जो जो प्रदूषण है, जो पोल्यूशन हो रहा है, ये विज्ञान का ही देन है, ये साइंस का देन है, वो कैसे, वो आपको बताना है। तो जब आप इस गद्यांश को पढ़िएगा तो आपको सारा का सारा समझ में आएगा। ठीक है, तो बहुत ही ईजी है, मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए तो देखिए यहाँ पे आंसर आपका लिखा है कि प्रदूषण की समस्या आज एक बड़ी समस्या है। जो भी पोल्यूशन हो रही है ये बहुत बड़ी समस्या है। यह समस्या विज्ञान की देन है। ठीक है, अब कैसे देन है, इसमें जो फैक्ट्री वगैरह लग रहे हैं, जो उद्योग धंधे लग रहे हैं, इसके कारण से यहाँ ठीक है, बढ़ती हुई उद्योग धंधा की यह पनपती है। यानी कि जो फैक्ट्री वगैरह लगती हैं, नए नए तकनीक बन रहा है, नए नए आविष्कार हो रहे हैं, इसलिए से जैसे जैसे आविष्कार हो, जैसे जैसे गाड़ी बन रही है, जैसे जैसे उद्योग बन रहे हैं, तो पॉल्यूशन होते जा रहा है। चाहे वो आपका ध्वनि प्रदूषण हो, चाहे वो आपका वायु प्रदूषण हो, चाहे वो आपका और भी बहुत सारा प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण हो, अनेक प्रकार के प्रदूषण होती हैं। ठीक है, फैक्ट्री से। तो इस प्रकार से उद्योगों को लगना, अगर गाड़ी बनता है तो गाड़ी से चलने से हमारा ध्वनि प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है, नाना प्रकार के प्रदूषण होती हैं। जो गैस निकलती है फैक्ट्री से उससे भी प्रदूषण होता है। तो इस कारण से ये भी आपका एक रीजन हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए दूसरा जो आपका क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि पर्यावरण किसे कहते हैं। तो सिंपल देखिए यहाँ पे फर्स्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है, हमारे चारों ओर प्रकृति का जो समूचा, ठीक है, रूप दिखाई दे पड़ता है या महसूस होता है, वो पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, हमारे चारों ओर दिखाई देने वाले आवरण को हम लोग पर्यावरण कहते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, वही लिखा हुआ है कि हमारे चारों ओर प्रकृति का जो समूचा रूप दिखाई पड़ता है, ठीक है, या महसूस होता है, वही हमारा पर्यावरण है। सिंपल सी बात है, आपको गद्यांश उठाने के बाद लिख देना है। और इसका इतना करने पे आपको 2 नंबर एक क्वेश्चन पर मिलेगा। यानी कि अगर तीनों को आप बना देते हैं तो आपका 6 नंबर आसानी से। ठीक है, बहुत ही इजीली तरीके से आप 6 नंबर उठा सकते हैं। देखिए अब बात करेंगे तीसरा प्रश्न की। और देखिए यहाँ पे जो आपका प्रश्न पूछा गया है कि पर्यावरण और प्रदूषण में क्या संबंध है, दोनों के बीच आपको संबंध बताना। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे पर्यावरण के बारे में। तो लिखा कि हमारे चारों ओर, ठीक है, प्रकृति का जो समूचा रूप दिखाई पड़ता है उसे हम लोग पर्यावरण कहते हैं। और पर्यावरण में अशुद्ध जो होता है, अशुद्ध हो, ठीक है, और पर्यावरण अशुद्ध हो उसे ही हम लोग प्रदूषण कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, जो प्रदूषण, पहले पर्यावरण को लिखेंगे, उसके बाद जो पर्यावरण में जो भी अशुद्धियाँ हो रही हैं, जो भी अशुद्ध हो रहे हैं, उसे ही हम लोग प्रदूषण कहते हैं। चाहे पर्यावरण में वायु प्रदूषण हो, चाहे वो आपका ध्वनि प्रदूषण हो, चाहे नाना प्रकार के जितने भी प्रदूषण हो, तो पर्यावरण पर्यावरण को ही यह क्षति पहुँचाती है, तो ये आपका प्रदूषण हो जाता है। यानी कि पर्यावरण को जो अशुद्ध करता हो, यानी कि गंदा करता हो, वही आपका प्रदूषण कहलाता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया तीनों जितने भी प्रश्न बन रहे थे गद्यांश से हो चुका है। अब बात करेंगे दूसरा प्रश्न की। तो देखिए खंड ख में क्या है कि आपको यहाँ पे चार प्रश्न दिए हैं, क ख ग घ, और चार में से आपका 2 प्रश्न का उत्तर देना है, सिर्फ 2। और यहाँ पे आपको 5-5 करके एक प्रश्न का मिलेगा। यानी कि अगर दोनों को बता देते हैं आप तो यहाँ पे आपको 10 नंबर आसानी से मिल जाएगा। तो देखिए पहला जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि कंप्यूटर साक्षरता का महत्व अथवा राष्ट्रीय एकता विषय पर एक निबंध लिखना है। तो एक आपको निबंध लिखना है, चाहे वो आप कंप्यूटर साक्षरता पर लिखें, चाहे वो आप राष्ट्रीय एकता पर लिखें, दोनों में से एक पर लिखना है और आपको 5 नंबर आसानी से। तो हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर साक्षरता पर। ठीक है, जो कि बच्चे माइंड में रख सकते हैं, इसलिए आप सभी के लिए मैंने क्या किया है कि कंप्यूटर साक्षरता ही पर बना दिया ताकि आपको माइंड में याद रह जाए। ठीक है, देखिए उत्तर कुछ इस प्रकार लिखेगा, समझने की बात है, समझ लीजिए फटाफट। लिखिएगा कि कंप्यूटर मानव जाति के लिए विज्ञान का एक अद्भुत उपहार है। ठीक है, एक प्रकार का गिफ्ट है हमारे लिए। ठीक है, कंप्यूटर आधुनिक युग के सबसे महत्वपूर्ण आविष्कारों में से एक है। आधुनिक युग को कंप्यूटर का युग भी कहा जाता है।
पहला कंप्यूटर एक यांत्रिक कंप्यूटर था जो कि चार्ल्स बेबेज द्वारा बनाया गया था। ठीक है, आप इनके विषय में भी लिख सकते हैं, कंप्यूटर के विषय में लिख रहे हैं ना, तो चार्ल्स बेबेज जो आविष्कार किए थे उनको भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर आप लिखिएगा कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, गणना मशीन है। यह बहुत ही सरल डेटा आधारित मशीन है। यह विभिन्न कार्यों को तेजी से और अधिक स्पीड सटीक रूप से निपटाती है। ये क्या करती हैं, बहुत ही तेज़ी से, यानी कि बहुत ही स्पीड से और सटीक तरीके से ये वो चीज़ों को निपटाती हैं, काम को करती है। ठीक है, देखते नहीं कैसा होता है, कंप्यूटर में फटाफट काम हो जाता है, जो भी कुछ करते हैं ना जल्दी जल्दी होती है। तो एक प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, एक मशीन है ये, जो कि बहुत ही फास्टली काम करती है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने शब्दों में कंप्यूटर के बारे में लिखना है। ठीक है, आप जो जो जानते हैं, जो उससे हानियाँ हो रही हैं, जो मतलब हानियाँ बोल रहे हैं, जो भी आप उनसे जानते होंगे, जो उससे फ़ायदे हो रहे हैं, सभी को आप लिखिए बहुत ही अच्छे प्रकार से। आप जानते ही हैं कंप्यूटर से क्या क्या फ़ायदा है, अगर नहीं जानते तो जोड़ जोड़ के अपने शब्द में लिखिए, बहुत ईजी है। और आगे मैं बता रहा हूँ, इसका उपयोग किसी भी प्रकार के काम को संपन्न करने के लिए किया जा सकता है। यह पेन टूल, टेक्स्ट टूल इत्यादि जैसे कई अन्य उपकरणों की सुविधा प्रदान करती है, जो हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है। ठीक है, यह हमें पहले से संग्रहित डेटा में परिवर्तन करने के साथ साथ नए डेटा में सुरक्षित कराने के लिए अनुमति देता है, और हम इसमें एक साथ बहुत सारा डेटा एकत्रित कर सकते हैं। इस प्रकार से आप कंप्यूटर के बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है कि इतना हुआ आपका कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर के बारे में आपको जो भी चीज़ें आती हैं अपने शब्दों में लिखिए और 5 नंबर आसानी से लीजिएगा। ठीक है, और जब भी लिखिएगा कम से कम एग्जाम में 1.5 पेज प्लस लिखिएगा, 1 पेज प्लस लिखिएगा, क्योंकि आपका 5 नंबर का मिलेगा। तो आपको समझ समझ के अच्छे अच्छे शब्दों को चयन करने के बाद लिखना है, अपने शब्दों में लिखिए, बहुत ही अच्छी प्रकार से नंबर दिया जाएगा। ठीक है, तो 2 प्रश्न की बात किया गया था यहाँ उत्तर का, तो मैंने पहला आपका कंप्यूटर साक्षरता पर दिया, और दूसरा में आपका एक पत्र लिखना है, तो पत्र लेखन मैंने आपका सेट 1 में बता दिया। आपका सिर्फ वो कैसा पत्र लिखना है सभी को पता है, उस प्रकार से लिखिए। बीच में आपको जो भी ऐड करना है, जो भी लिखना है अपना लिख दीजिएगा। ठीक है, तो दिक्कत होता है तो सेट 3 में फिर से मैं आपको एक पत्र लिख दूंगा, ला दूंगा, या तो फिर स्पेशल पत्र का बना दूंगा, जो कि 5 नंबर आप आसानी से लिख सकते हैं। सबको भूल जाइए, लेटर में आपको आसानी से 5 नंबर, एक निबंध में 5 नंबर। ठीक है, चलिए। और मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ आपका जो ऑप्शन, यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर जो 4 यहाँ पे दिया घ का, पत्रकारिता किसे कहते हैं और पत्रकारिता के प्रकारों को लिखिए। ठीक है, या तो फिर जो भी है इसके बारे में हम लोग थोड़ा जानेंगे। ठीक है, चलिए। तो हम लोग चौथा देखेंगे प्रश्न को, और यहाँ पे पत्रकारिता के विषय में कुछ जानकारी लेंगे, जो कि आपका 5 नंबर के लिए पूछ जाएंगे। तो यहाँ पे उत्तर है कि पत्रकारिता आधुनिक सभ्यता का एक प्रमुख व्यवसाय है, जिनमें समाचारों का एकत्रीकरण, लिखना, जानकारी एकत्रित करके पहुंचाना, संपादकीय करना और सम्यक प्रस्तुतिकरण आदि सम्मिलित हैं। आज के युग में पत्रकारिता के भी अनेक माध्यम हो गए हैं, जैसे कि अखबार। ठीक है, अ, अभी ऐसा ऐसा हो गया है कि पत्रकारी भी अनेक प्रकार के हो गए हैं पत्रकारिता, जैसे कि अखबार हो गया, पत्रिकाएं हो गया, रेडियो हो गया, दूरदर्शन हो गया आदि। ठीक है, इस प्रकार से कुछ यहाँ पे उदाहरण यहाँ पे दिए हुए हैं पत्रकारिता का। ठीक है, अब ये कुछ प्रकार देखेंगे, किस प्रकार के होते हैं पत्रिकाएं। भी तो खोजी पत्रिकाएं होंगी। ठीक है, इस प्रकार से आप पॉइंट बना के लिख सकते हैं। खोजी पत्रिकाएं, आर्थिक पत्रिकाएं, विकासात्मक पत्रिकाएं, व्याख्यात्मक पत्रिकाएं, ठीक है, क्रीड़ा पत्रिकाएं, सॉरी पत्रिकाएं, फिर आपका होगा फोटो पत्रिकाएं, फिल्म पत्रिकाएं, संसदीय पत्रिकाएं, रेडियो टीवी यानी कि दूरदर्शन पत्रिकाएं, ग्रामीण जिला स्तर पत्रिकाएं, बाल पत्रिकाएं, ठीक है, साहित्य पत्रिकाएं, इस प्रकार से बहुत सारे पत्रिकाएं आते हैं, इसके प्रकार है। ठीक है, वाणिज्यिक पत्रिकाएं, शैक्षणिक पत्रिकाएं, फिर आपका पर्यावरणीय पत्रिकाएं, धार्मिक पत्रिकाएं, महिलाएं पत्रिकाएं, और आपका स्वास्थ्य पत्रिकाएं, इस प्रकार से बहुत सारे पत्रिकाएं होती हैं। तो ये आपका आसानी से अगर जान लेते हैं तो 5 नंबर आसानी से। तो अब सिंपल सी बात क्या कीजिएगा, एक आप निबंध को कीजिएगा और दूसरा आप लेटर को करिए। लेटर तो कर लीजिए, क्योंकि लेटर में आपका 5 नंबर, सिंपल सी बात है। और चारों में से आप चारों को भी याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको 2 ही उत्तर देना है। तो सिंपल सी बात है, आप एक लेटर कर लीजिए, एक निबंध वगैरह में ध्यान दीजिए, और थोड़ा इस सब को भी जान के रखिए, क्योंकि अगर निबंध में नहीं सकते हैं तो इस सब में भी कुछ जानकारी रहेगा, तो इस सबको आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं तीसरा प्रश्न की। देखिए तीसरा जो आपका प्रश्न है ये भी आपका 5 नंबर के लिए पूछे जाएंगे, और सिंपल सा क्या है कि इसका जो भी व्याख्या है वो आपको करना है। ठीक है, ये पंक्ति में जो भी बताया गया आपको अपने शब्दों में यहाँ पे बताना। ठीक है, तो देखिए पंक्ति में क्या बोला जा रहा है कि नभ तारक सा खंडित पुलकित। ठीक है, यह छुरथारा
को चूम रहा, वह अंगारों का मधुर रस पी, केसर किरणों सा झूम रहा, अनमोल बना रहे हैं कब टूटा कंचन हीरक पिघला। ठीक है, तो इसका व्याख्या हम लोग देखते हैं, व्याख्या समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, क्या पूछा बोला जा रहा है व्याख्या में कि स्वर्ण और हीरा के स्वभाव का वर्णन करते हुए कवित्री कहती है कि जिस प्रकार सोने को, ठीक है, आग में तपा लो, औजार से काटकर टुकड़े टुकड़े कर लो, किंतु वह अपने स्वभाव की चमक, ठीक है, चलक, वह अपनी चमक को नहीं छोड़ता। यानी कि आप कितने भी लोहे को काटिए या तो फिर कितने भी कुछ कीजिए, लेकिन वो अपने चमक को नहीं छोड़ते हैं। हीरे को कितने भी तेज धार से काटा जाए अथवा अंगारों में डाला जाए तो वह अपने स्वभाव को, कठोरता को त्याग कर पिघल नहीं सकता। यानी कि जो जिसका जो स्वभाव है, जो उसका जो गुण है, वो परिवर्तन आप नहीं कर सकते हैं, चाहे वो उनको जितना भी जो कुछ कहें। चाहे वो उदाहरण पे यहाँ पे सोना पे लिया गया है और आपका यहाँ पे लिया गया हीरा का। ठीक है, फिर लिखा हुआ है कि उसी प्रकार मनुष्य को भी दुखों में अथवा किसी प्रकार के प्रलोभन में आकर अपना जन कल्याणकारी स्वभाव को बदलना नहीं चाहिए। यानी कि किसी भी प्रकार का लोभन में, प्रलोभन में, किसी प्रकार का दुख में, किसी भी परिस्थिति में मनुष्य का जो कार्य है वो अपना करना चाहिए, ना कि उसके बहकाव में आके हम लोग दूसरा कुछ कार्य करें। ठीक है, जो मनुष्य का जो कार्य है वो अपना करें। ठीक है, जन कल्याणकारी यानी कि दूसरा का भी जो भला हो वैसे कार्य करें। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका व्याख्या रहता है बहुत ही सरल शब्दों में। अगला बात करेंगे चौथा प्रश्न की, और देखिए चौथा प्रश्न का यहाँ पे 1 2 3 प्रश्न है, जिनमें से आपको 2 प्रश्न का उत्तर देना है। इसमें से आपको मिलेंगे 3 + 3, यानी कि एक प्रश्न का आपका 3 नंबर और यहाँ पे 6 नंबर आसानी से। तो मैं तीनों प्रश्नों का उत्तर बता रहा हूँ, आपको उत्तर सिर्फ एग्जाम में 2 ही लिखना है। ठीक है, तीनों को जान के रखिए। तो देखिए चौथा का क नंबर का जो क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है कि जाग तुझको दूर जाना, ठीक है, स्वाधीनता आंदोलन की प्रेरणा से रचित एक जागरण गीत है। ठीक है, इस कथन के आधार पर कविता की मूल संवेदना लिखिए। तो जो मूल संवेदना है उनको आपको बताना। ठीक है, तो उत्तर क्या है कि महादेवी वर्मा द्वारा रचित, ठीक है, ये जो लिखा है वो कौन लिखे हैं, महादेवी वर्मा। तो महादेवी वर्मा द्वारा रचित कविता जाग तुझको दूर जाना में स्वतंत्रता आंदोलन की परिस्थितियों का वर्णन किया गया है। इस कविता में कवित्री ने देश के लोगों से कहा है कि वह कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़कर स्वतंत्रता आंदोलन में भाग ले। इसके लिए उन्हें सांस्कृतिक मोह माया को त्यागना होगा, इसलिए वे इनकी चिंता ना करें, वे मंजिल की ओर चलते रहें, यानी स्वतंत्रता प्राप्ति की कदम मतलब कदम उठाते रहें। तो ये जो चैप्टर है इसके माध्यम से जो हमारे लेखक हैं, कवि हैं महादेवी वर्मा जी, बताए हैं स्वतंत्रता आंदोलन के जो भी हैं, कैसे भी परिस्थिति हो, चाहे विषम परिस्थिति हो चाहे वो अच्छा परिस्थिति हो, हर एक परिस्थिति में डटकर सामना करना और निश्चय ही तौर पर आपको विजय प्राप्त होगी और मंजिल को और आप चलते रहें। ठीक है, इस प्रकार से महादेवी वर्मा ने ये बताया। अगला बात करेंगे दूसरा प्रश्न की, और दूसरा जो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि बादलों का वर्णन करते हुए कवि नागार्जुन को, ठीक, कालिदास की याद क्यों आती है, ये प्रश्न है। तो उत्तर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि बादलों का वर्णन करते हुए कवि को कालिदास की याद आती है। यह प्रश्न 2 बार रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। तो बादलों का वर्णन करते हुए कवि को कालिदास की याद इसलिए आती है क्योंकि कालिदास द्वारा रचित खंड काव्य मेघदूत, ठीक है, जो मेघदूत लिखा कौन लिखा, कालिदास लिखा। इस बात को याद रखिए, मेघदूत, ठीक है, में यक्ष ने बादलों को अपना संदेश देकर दूत के रूप में अपनी पत्नी के पास भेजा था। अपने संदेश का उत्तर पाने की आशा में वह बड़ी अधीरता से बादलों की ओर देख रहा था। तो ये आपका इसका उत्तर हो गया। अब बात करें हम तीसरा प्रश्न की, और देखिए आपका तीसरा जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि रिश्ते हैं लेकिन, ठीक है, रिश्ते हैं लेकिन खुलते नहीं, कवि के सामने ऐसा कौन सी विविधता है जिसके आपसी रिश्ते भी नहीं खुलते हैं। घर में वापसी कविता के आधार पर लिखिए। तो देखिए इसका भी उत्तर यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस पंक्ति का अर्थ है कि परिवार के सभी सदस्य आपस में एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, इस पंक्ति के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे कि जो घर के सदस्य हैं आपस में बहुत प्रेम करते हैं, बहुत ही प्यार से रहते हैं, लेकिन किंतु गरीबी के कारण अपने प्यार को प्रकट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, मेन पॉइंट यहाँ बता दिया है गरीबी। ठीक है, इसके हृदय में गरीबी के अलगाव की दीवार बड़ी, ठीक है, खड़ी कर दी है, इसलिए वे एक दूसरे को मन की बात
को नहीं बता पा रहे हैं। सबसे मेन रीज़न यहाँ पे गरीबी को बताया गया, लेकिन वो लोग एक दूसरे से बहुत ही प्रेम करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार आपका चौथा प्रश्न समाप्त होता है। अब बात करेंगे पाँचवा प्रश्न की। देखिए, अगर आप इसे लिखना चाहते हैं तो आप एक काम कीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, लिख लीजिएगा। अगला यहाँ पे वीडियो को रोक के भी लिख सकते हैं। पाँचवा जो आपका क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि यहाँ पे देखिए 5 का भी आपका 3 प्रश्न दिए हैं, तीनों में से आपका 2 का ही उत्तर देना है। तो मैं तीनों को तीनों बता दे रहा हूँ, फटाफट आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पाँचवा जो यहाँ पे क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है कि ज्योतिबा फुले का नाम, ठीक है, समाज सुधारकों की सूची में शुमार क्यों नहीं किया गया है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। ठीक है, या तो फिर लिखिए। तो यहाँ पे आपको लिखना है उत्तर, तो मैं यहाँ पे आंसर बताने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए क्या है कि ज्योतिबा फुले हमेशा उन लोगों का विरोध करते थे जो कि उच्च वर्ग समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी कि ज्योतिबा फुले का जो संघर्ष था, ज्योतिबा फुले जिसका विरोध करती थी, वही वो लोग थे, वही उच्च जाति लोग थे जिनके विरोध वो करती थी। ठीक है, वे हमेशा ब्राह्मण समाज द्वारा फैलाए गए आडंबरों और रूढ़ियों का विरोध करते थे। जो भी ऊंचे जात के लोग थे, जो भी ऊंचे कास्ट के लोग थे, उन लोगों द्वारा जो रीतियाँ, जो आपका जो चलाए आ रहा रीतियाँ, उनके विरोध में थे। ठीक है, ज्योतिबा फुले वे हमेशा सभी को समान अधिकार देने वाली बातों का समर्थन करते थे। यदि उन्हें समाज सुधारकों की सूची में रख दिया जाता तो समाज की दशा बहुत पहले ही बदल दी जाती। ठीक है, विकसित पदों वाले तथा समाज के प्रतिनिधित्व करने वाले लोग ज्योतिबा फुले का नाम समाज सुधारक से नहीं चाहते थे। क्यों नहीं चाहते थे? क्योंकि देखिए ज्योतिबा फुले का जो म्यान जो संघर्ष था, जिससे वो विरोध करते थे, वो खुद खुद जो यहाँ पे लिख रहे हैं, जिसके बारे में बता रहे हैं, उन्हीं से इसका लड़ना था। यानी कि जो ऊंचे जाति हैं, जो इसको बना रहे हैं, उसी से। मान लीजिए कोई ऊंचे जाति के हैं, ठीक है, और विरोध किस पे चल रहा है? ऊंचे जाति के खिलाफ भी चल रहा है, तो वो तो आपको इस लिस्ट में नहीं रखेगा। तो वही बात हो जाता है, उन्हीं के विरोध ये आवाज़ उठा रहे थे उसी लिए। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है कि प्रतिनिधित्व करने वाले लोग ज्योतिबा फुले का नाम सुधार नहीं करते थे। उन लोगों ने ज्योतिबा फुले का नाम समाज सुधारकों में ना रखकर उनके द्वारा समाज के हित में किए गए कार्यों को दबाने का कोशिश किया। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये उत्तर होता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, दूसरा प्रश्न की बात करेंगे। और यहाँ पे जो आपका प्रश्न पूछा गया है कि खानाबदोश कहानी में आज के समाज की किन समस्याओं को रेखांकित किया गया? जो खानाबदोश कहानी है, ठीक है, चलिए उत्तर की बात करेंगे। यहाँ पे उत्तर सिंपल सा उत्तर है, बहुत ही सरल शब्दों में बताने का प्रयास कर रहा हूँ, और आप समझने का प्रयास कीजिए हर एक प्रश्न को, ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, उत्तर है कि खानाबदोश कहानी में कहानीकार ने समाज के व्याप्त कई समस्याओं को दिखाया है। ठीक है, आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, अच्छी प्रकार से भी लिख सकते हैं, अपने शब्दों में लिखिए। और यहाँ पे पॉइंट बना के लिखना है कि किसानों का जो आजीविका चलाने के लिए गाँव का पलायन, जो किसान क्या करते हैं, अपनी आजीविका, अपनी रोजी रोटी के लिए पलायन होता है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं काम के तलाश में। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। दूसरा कि मजदूरों का शोषण तथा नगरीय जीवन, यहाँ पे बताया गया है जो मजदूरों का किस प्रकार शोषण हो रहा है, जो मजदूर हैं उसे किस प्रकार से बड़े लोग या तो फिर कोई मालिक उसको शोषित करते हैं। साथ ही साथ नगरीय जीवन किस प्रकार के हैं, वो भी यहाँ पे इस कहानी के माध्यम से बताया गया। तीसरा आपको पॉइंट लिखना है कि जात पात की समस्याएं। जो कहानी था उसमें एक छोटा लड़का था, वो उच्च जाति का था, लेकिन मानुस क्या था, वो लोग थोड़ा नीचे जाति का था। तो भी यहाँ पे जात पात का भी यहाँ पे भेदभाव बताया गया है, तो आप इसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे आपको लिखना है कि स्त्रियों का शोषण, यानी कि जो वहाँ के जो ठेकेदार थे, ठेकेदार का जो, ठीक है, मालिक का जो बेटा था सूबे सिंह, वो स्त्रियों का शोषण करता था। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे बताया गया। तो आप यहाँ पे डिटेल में आप एक एक पॉइंट को आप लिख सकते हैं खोल के भी। ठीक है, तो याद कर लीजिए। पहला तो यहाँ पे बताया गया क्या, किसानों का जो आजीविका चलाने के लिए जो गाँव से पलायन करना, वो हो जाता है। मजदूरों का शोषण किस प्रकार से किया जाता है, जात पात की ये समस्याएं थी, और स्त्रियों का शोषण। इस प्रकार से आपका उत्तर होता है। अगला बात करेंगे तीसरा प्रश्न की। और यहाँ पे जो आपका तीसरा प्रश्न पूछा गया है कि जिस प्रकार ट्रेन बिना इंजन के नहीं चल सकती है, ठीक उसी प्रकार हिंदुस्तानी लोग को कोई चलाने वाला हो, से लेखक ने अपने देश की खराबी के मूल कारण खोजने के लिए क्यों कहा। ठीक है, तो आपको बताना है आंसर में। ठीक है, तो देखिए उत्तर यहाँ पे लिखा हुआ है कि हिंदुस्तानी लोग की रेलगाड़ी
से तुलना इसलिए की गई है, जो हम हिंदुस्तानी हैं, जो हम इंडियन हैं, जो भारतीय लोग हैं, इससे रेलगाड़ी से तुलना किया गया। ठीक है, इस पार्ट में, इस उत्तर में यहाँ पे लिखा हुआ है कि हिंदुस्तानी लोगों को रेलगाड़ी की तुलना इसलिए की गई है क्योंकि जैसे रेल की गाड़ी को चलाने के लिए इंजन की आवश्यकता होती है, वैसे हिंदुस्तानी लोग को स्वयं का काम करने के आदमी नहीं होते। ठीक है, उन्हें ट्रेन की इंजन की भांति कोई ना कोई नेतृत्व करने वाला चाहिए। पूरे भारत में अलग अलग जाति संप्रदाय आदि के लोग रहते हैं। ठीक है, इनमें स्वयं चलाने की क्षमता है ही नहीं, यानी कि यहाँ पे अनेक प्रकार की जाति के धर्म के लोग रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो क्षमता नहीं है स्वयं चला पाए। इन्हें सदियों से एक बाहरी व्यक्ति ही अपने इशारे से चला रहा है, यानी कि बहुत पहले से। यानी कि आप अगर इतिहास पढ़ेगा तो जानेगा कि धीरे धीरे किस प्रकार से कोई ना कोई आ रहा नया नया और भारत को अपने हैंडल कर रहा है, अपने चला रहा। कभी मुगल आया तो कभी ब्रिटिश आया, तो इस प्रकार से कोई ना कोई भारत को चला रहा है। ठीक है, हैंडल कर रहा है, और यह सही नहीं है। ठीक है, इसलिए लेखक कहता है कि हमें इसका कारण खोजना पड़ेगा। और यहाँ पे अनेक प्रकार का धर्म के लोग रहते हैं, यहाँ पे जो भी मिलजुल नहीं है। ठीक है, अक्सर आए दिन यहाँ पे सुनाई मिलता है कि यहाँ पे झगड़ा हुआ, वहाँ पे हो गया। यानी कि भारत में अनेक प्रकार के लोग आए हैं, जैसे कि ब्रिटिश हो गए, मुगल आ गए, कोई ना कोई आके यहाँ पे अपना अपना शासन कर रहा है। तो यहाँ पे बताया कि यहाँ पे जो इनका जो चलाने वाला रेल का जो इंजन है वो कोई नहीं है। ठीक है, चलिए इस प्रकार से आपका जो पांचवा प्रश्न है वो समाप्त होता है। बात करेंगे छठा प्रश्न की। और देखिए छठा प्रश्न कुछ नहीं है, 2 नंबर मिलेगा और सिंपल सी बात है, सिंपल सा क्वेश्चन भी है, याद कर लीजिए। यहाँ पे आपको 2 रचना का नाम पूछा जाएगा। ठीक है, हर एक यहाँ पे पूछा जाएगा, हर एक मॉडल पेपर में। तो देखिए सुधा अरोड़ा पहला पूछा गया क्वेश्चन में कि सुधा अरोड़ा तथा महादेवी वर्मा की किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखना है। तो देखिए सिंपल सी बात है, हम लोग पहला देखेंगे सुधा अरोड़ा का, और दोनों में से एक का ही उत्तर लिखना है। ठीक है, मैंने दोनों बता दिया है, तो आप दोनों में से एक का लिखिएगा, तो याद दोनों को करना है। ठीक है, तो आपका सुधा अरोड़ा का 2 रचना, एक तो आप लिखिएगा युद्ध विराम, सुधा अरोड़ा। ठीक है, जो ज्योतिबा फूले जो लिखे हैं, सुधा अरोड़ा लिखे हैं। और ये जो है उनके जो रचना है, एक हो गया आपका युद्ध विराम। ठीक है, युद्ध विराम, और दूसरा आपका है काला शुक्रवार। याद रखिए, पहला आप बोलेगा युद्ध विराम, मेरे साथ बोलिएगा युद्ध विराम, और दूसरा आप बोलेगा क्या, काला शुक्रवार। ठीक है, युद्ध विराम और काला शुक्रवार। अब दूसरा देखिए महादेवी वर्मा का जो रचना है उसे भी देखेंगे। तो यहाँ इनके जो रचना, एक है आपका निहार, पहला आप निहार बोलेगा, दूसरा रश्मि बोलेगा। ठीक है, तो ये 2 हैं, दोनों को याद कर लीजिए, आपका बहुत ही आसानी से 2 नंबर आ जाएगा। अब बात करेंगे 7वां प्रश्न की। और यहाँ पे देखिए 7वां जो आपका प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि प्रचार प्रसार के पुराने तरीकों और वर्तमान के तरीकों में क्या फ़र्क आया है, पाठ के आधार पर बताएं। यानी कि प्रचार प्रसार के जो पुराने के तरीका थे और वर्तमान के तरीका में क्या फ़र्क आया, वो आपको बताना। ठीक है, तो इसके आपको 3 नंबर मिलेगा, 3 अंक मिलेंगे 7वां प्रश्न का। तो इसे भी देखने का प्रयास करते हैं। सारा का सारा प्रश्न मैं बता रहा हूँ, लेकिन आपको लिखना है। देखिए इससे आपको मैं 8 का एक छोड़ा हूँ। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए 7वां का जो उत्तर है, यहाँ पे लिखा कि प्रचार प्रसार के पुराने तरीकों और वर्तमान तरीकों में बहुत अंतर आया है। किसी वस्तु का प्रचार के लिए ढोल नगाड़े आदि बजाकर उसके विषय में घोषित किया जाती थी। ठीक है, पहले के ज़माने में क्या होता था, किसी के प्रचार प्रसार करना है तो ढोल नगाड़े बजाकर उसका घोषणा किया जाता था। एक व्यक्ति रिक्शा तांगे आदि में बैठकर जाता था और उस वस्तु का पोस्टर लगाकर ढोल बजाते हुए जोर शोर से उसे विषय में बताता था। एक आदमी क्या करता था, टांगे एक आदमी चलाता था, दूसरे आदमी ढोल बजाता था और तीसरे पोस्टर मारता था, और जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के या तो फिर आवाज़ कर कर उसका उस विषय में वो प्रचार करता था। कुछ लोग घर घर जाकर अपनी वस्तु का विज्ञापन क्या करते थे, घर घर जाकर भी। कई बार नुक्कड़ों पर नाटक आदि के माध्यम से भी वस्तुओं का विज्ञापन किया जाता है। यानी कि कई बार क्या होता था, अगर प्रचार प्रसार करना है तो गांव में एक जगह कहीं इकट्ठा होकर आपको वहाँ पे प्रचार करना है, तो वहाँ पे नाटक के माध्यम से भी बताया जाता है। ठीक है, लेकिन अब क्या है, अब किसी भी वस्तु का प्रचार प्रसार अखबार, ठीक है, जो मैगज़ीन होती है, मैगज़ीन के माध्यम से, फिर रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन के विज्ञापन को कई गुना तीव्र एवं प्रभावशाली बना दिया। अभी के ज़माने में क्या होती है, पहले तो हम सभी बातें हम जानते हैं कि पहले ढोल नगाड़ा बजा के या तो फिर शोर-शराबा करके घोषणा किया जाता था। नाटक के माध्यम से घर-घर जाके अपना विज्ञापन किया करता था। लेकिन
अभी क्या होता है, मोबाइल फ़ोन आ गया, व्हाट्सअप कर दिए, सभी को जानकारी मिल गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, सभी चीज़ पता चल जाएगा, ठीक है। तो इंस्टाग्राम से मुझे याद आता है, अगर आप सभी ने अगर मुझे इंस्टाग्राम में फ़ॉलो नहीं किया तो अगर करना चाहते हैं तो मैं इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप मुझे फ़ॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जॉइन कर सकते हैं, मैं वहाँ भी कुछ न कुछ देते रहता हूँ, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूँगा, तो उसे जॉइन कर लें। और आप इंस्टाग्राम में भी मुझे फ़ॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम मेरा आईडी है, देखिए, वाईटी निखिल रवानी, ठीक है, NIKHIL निखिल और RAWANI। पहले तो रहेगा वाईटी निखिल रवानी, ठीक है, मेरा ये इंस्टाग्राम आईडी है। और मैं अपना डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा आपका टेलीग्राम का लिंक, उससे आप ज्वाइन कर लें। तो सातवां आपका प्रश्न का समझ में आ गया होगा, बहुत ही सरल है, क्योंकि अभी के माध्यम से टीवी हो गया, मोबाइल हो गया, इसके माध्यम से प्रचार प्रसार करते हैं। अब देखिए आठवां प्रश्न और अंतिमा प्रश्न जो कि बहुत ही ईजी है, और यहाँ पे देखिए आपका प्रश्न क्या पूछा गया है कि आप इस बात को कैसे कर सकते हैं कि लेखक का अपने दादा से विशेष लगाव था, ठीक है, लगाव रहा है। तो देखिए इसका सिंपल सा उत्तर है, और आपका इसका उत्तर 2 नंबर मिलेगा अगर इसका आंसर देते हैं। तो देखिए लेखक के दादा की मृत्यु ने उसे बहुत दुःख पहुँचाया, ठीक है। यह उसके लिए बड़े सदमे से कम नहीं था। वह गुमसुम हो गया। देखिए उनका जो दादाजी था, उनके मरने के बाद बहुत सारा वो ये हो गया, ठीक है, बहुत सदमे में चल गया, और ये बहुत गुमसुम रहने लगा, ठीक है, किसी से बातचीत नहीं करता था। वही आपका उत्तर है, ठीक है, सिंपल सा उत्तर है। आप सभी क्या कीजिए, वीडियो को रोक कर जिसे भी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लेकर अपना यहाँ पे लिख लीजिएगा कॉपी में, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। और वीडियो देखिए, एक बार देखिए, 2 बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगी। अगर आप सभी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। साथ ही साथ क्या कीजिए, अपने मित्रों को भी शेयर कर दें। और इसके बाद में अगला वीडियो लाऊँगा, आपका हो सके तो जो भी वीडियो मैं बनाऊँगा फटाक से डाल दूँगा। इससे पहले मैंने इतिहास का बना दिया, इतिहास का नहीं देखा तो इतिहास का भी देख सकते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। इसी प्रकार दूसरे वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।